नेपाल नेपाल आज एक चौराहे पर खड़ा है। माओवादी क्रांति का अधूरापन, लोकतंत्र की अस्थिरता और राजशाही की वापसी की मांग के बीच अब नेपाली राष्ट्र के युवा एक बार फिर बदलाव का सपना लेकर सड़कों पर आए। केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका। नेपाल में क्रांति की पुकार इस देश के अतीत के हैंगओवर का हिस्सा है। जनता की निराशा और युवाओं का आक्रोश एक नई दिशा की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेपाल इस चक्रव्यूह से निकल पाएगा? चौराहे पर खड़ा नेपाल। भविष्य पर गंभीर सवाल। लाल क्रांति का अधूरापन, प्रजातंत्र ने तोड़ा दम। नेपाल का लोकतंत्र रेत पर बने घर की तरह है। झावाडोल, अस्थिर और राजनीतिक अवसरवाद की हवाओं द्वारा लगातार आकार लेता हुआ नेपाल के राजनीतिक शास्त्री लोकराज बराल का ये कथन हिमालय की गोद में बसे इस छोटे से सुंदर देश के लिए कभी अनुपयुक्त नहीं होता है। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल का लंबा और हिंसक इतिहास है। नेपाल में जो पिछले 48 घंटे में हुआ है, एक किस्म से जबरदस्त कैटास्ट्रोफी थी। इस 48 घंटे के अंदर जो ओली सरकार थी, सरकार का पलटा, प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया। प्राइम मिनिस्टर जो है देश को छोड़कर भागना चाहते हैं, लेकिन इस समय आर्मी की कस्टडी में है। आर्मी ने उनको बचा के रखा हुआ है। प्रेसिडेंट के हाउस को जला दिया, सुप्रीम कोर्ट को जला दिया, प्राइम मिनिस्टर के हाउस को जला दिया, मिनिस्टर्स के हाउस को जला दिया। पब्लिक प्रॉपर्टी जो है काफी से ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाया। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि वहां के युवा जो है उन्हें बहुत जबरदस्त गुस्सा था अपनी सरकार के विरुद्ध। सरकार करप्शन में हर प्रकार से डूबी हुई थी। काठमांडू की गलियों में बीते 2 दशकों के राजनीतिक उतार चढ़ाव की परछाई आज भी साफ दिखाई देती है। पिछले 3 दिनों से नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। दर्जनों आंदोलनकारी पुलिस की गोली से मारे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और देश भर में हिंसा हो रही है। झनों में घिरा है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नेपाल के लोकतंत्र के जो नेता हैं, जिनको कि 2008 के बाद नेपाल की जनता ने लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाने की और उसे मजबूत करने की, लोकतंत्र की इमारत को खड़ी करने की जो जिम्मेदारी सौंपी थी, उस पर ये जो लोकतंत्र के नेता हैं वो अब खड़े नहीं उतरे हैं।
वो विफल साबित हुए हैं। उन्होंने लापरवाहियाँ की हैं, गलतियाँ की हैं, ब्लंडर्स किए हैं और इसका कि परिणाम ये है कि आज नेपाल में ये अराजकता की स्थिति दिखाई दे रही है। राजशाही समय समय पर सिर उठाकर अपने लिए अवसर की तलाश कर रही है। 1996 में शुरू हुआ माओवादी विद्रोह समृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य का सपना अधूरा ही रहा। आज लोग कहते हैं कि माओवादी क्रांति ने केवल सत्ता का चेहरा बदला, व्यवस्था नहीं। पिछले 20 साल में 2000 से लेकर 2025 25 साल में 6 बारी नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन को बदली किया गया और 19 प्रधानमंत्री इस दौरान बदली किए गए। लेकिन जब ये 19 प्रधानमंत्री बदली हुए, उसमें से 12 प्रधानमंत्री वही थे। 3 परिवारों ने देश को जबरदस्त तरीके से लूटा। एक ढाल परिवार, दूसरा दुबा परिवार और तीसरा जो है केपी शर्मा ओली। ढाल जो है तकरीबन 5 बारी प्राइम मिनिस्टर रहे, जो दुबा थे वो 4 बारी रहे और केपी शर्मा ओली 3 बारी रहे। और हर बारी जब नई कोलिशन गवर्नमेंट होती थी, एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। नेपाल की पहाड़ियों और जंगलों में रहने वाले माओवादी नेता पहली बार जब काठमांडू आए तो वे वैसी ही जगहों पर वैसी ही सुविधाओं में नेपाल की जो आम जनता है वो अनेक समस्याओं से जूझ रही है, चाहे वो बेरोजगारी का संकट हो, मुद्रास्फीति का संकट हो, पुअर गवर्नेंस के विषय हो, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय हो, सभी को लेकर के नेपाल की जनता के अंदर एक व्यापक असंतोष है। और नेपाल में भ्रष्टाचार की समस्या भी बड़ी गहरी है। नेपाल के जो सत्ताधारी जो नेता हैं वो जाहिर है कि उन्होंने अपार धन इकट्ठा किया है और इल्लीगल तरीके से भ्रष्टाचार करते हुए उन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं, लेकिन आम जनता को के ऊपर जो उनकी जो जिम्मेदारी थी उनके समस्याओं को एड्रेस करने की, उसको उन्होंने पूरा
देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं। इसके साथ 2008 में सत्ता से हटाए गए पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह फिर सुर्खियों में हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि राजशाही के दौर में कम से कम स्थिरता तो थी और भ्रष्टाचार आज की तुलना में कम था। ग्रामीण और पारंपरिक इलाकों में एक वर्ग आज भी मानता है कि राजशाही के दौर में सुरक्षा और स्थिरता थी। संवैधानिक राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। वहाँ मेन रीजन है कि जितनी भी सरकारें हैं पहले तो सारे के सारे करप्ट थे। उनको पब्लिक की तरफ से या नेपाल को ऊपर ले जाने के लिए कोई शौक नहीं था। वो केवल और केवल अपने आप को एनरिच कर रहे थे, अपने परिवार को एनरिच कर रहे थे। और परिवार वादन जो है वो कहते रहे नेपो किड्स नेपो चिल्ड्रन, कि ये नेपोटिज्म से की वजह से ये एक किस्म से सरकारी सन्स लॉ है और सारा जो है देश इन्हीं के लिए है, ना कि ये देश के लिए है। और जैसे कि मैंने कहा कि इस दौरान 6 बारी कॉन्स्टिट्यूशन बदली गई। हालांकि राजशाही की वापसी एक व्यावहारिक विकल्प नहीं लगता। प्राइम मिनिस्टर केपी ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल जिस तरह अस्थिरता के दौर में है, भारत भी चिंतित है। सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल के साथ 1700 किलोमीटर की खुली सीमा पर सतर्कता को बढ़ा दिया है। नेपाल में पिछले 3 दिन से चल रहे हिंसक देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच सेना ने सुरक्षा की कमान अपने हाथों में ले ली है। पूरे नेपाल में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। इस बीच जेनजी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे युवाओं ने कई मांगे सेना और राष्ट्रपति के सामने रखी है। उनकी मांग है कि जनरेशन जेड आंदोलन के दौरान शहादत पाने वालों को आधिकारिक रूप से शहीद घोषित किया जाए। इसके अलावा शहीद परिवारों को राष्ट्र की ओर से सम्मान, अभिनंदन और राहत उपलब्ध कराई जाए। बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम लाए जाएं। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन किसी दल या व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण पीढ़ी और राष्ट्र के भविष्य के लिए है। युवाओं के मुताबिक देश में शांति की आवश्यकता है, लेकिन ये केवल नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव पर ही संभव है। आंदोलनकारियों के मुताबिक उन्हें राष्ट्रपति और नेपाली सेना से उम्मीद है कि हमारे प्रस्तावों को सकारात्मक रूप से लागू किया जाएगा।
आंदोलन नेतृत्व ने कई राजनीतिक मांगे भी राष्ट्रपति और सेना के समक्ष रखी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रतिनिधि सभा जनता का विश्वास खो चुकी है, इसे तत्काल भंग किया जाए, संविधान का संशोधन किया जाए या फिर से लिखा जाए जिसमें नागरिकों, विशेषज्ञों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो। अंतरिम अवधि समाप्त होने के बाद स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रत्यक्ष जन सहभागिता पर आधारित नया चुनाव कराया जाए, साथ ही प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व की स्थापना की जाए। इसके अलावा आंदोलनकारियों ने फौरी एक्शन प्लान के तौर पर डिमांड की है कि पिछले 3 दशकों में लूटी गई संपत्ति की जांच कर अवैध संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और संचार जैसे 5 मूलभूत संस्थानों का संरचनात्मक सुधार और पुनर्गठन किया जाए। जब से खास करके 2015 से नई कॉन्स्टिट्यूशन आई और कम्युनिस्ट सरकार वहां से आई, उस समय से लेके सारे के सारे जितने भी प्रधानमंत्री थे, केपी शर्मा ओली और इसके पहले जो 5 प्राइम मिनिस्टर्स थे, सारे के सारे के ऊपर बड़े जबरदस्त करप्शन चार्जेस थे। लेकिन किसी भी नए प्रधानमंत्री ने उनके इन्वेस्टिगेशन नहीं की, क्योंकि सारे लूटमार में हैंड एंड ग्लव थे। बिल्कुल उसी माफिक जैसे हिंदुस्तान के भी कुछ स्टेट्स में 5 साल एक सरकार आती है, 5 साल दूसरी आती है, लेकिन दूसरों के करप्शन चार्जेस नहीं इन्वेस्टिगेट करती, क्योंकि उनको मालूम है कि अगले 5 साल भी वो भी लूटपाट करेंगे। बता दें, प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट सरकार के द्वारा इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की गई, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, लाठियां बरसाई गई, डिटेन किया गया। उसमें 20 से भी ज़्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए और अनेकों उसमें क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनके की जान जा सकती है। अनेकों को डिटेन किया गया। तो ये जो पूरी को ओली सरकार के द्वारा पूरे विषय को जिस तरीके से हैंडल किया गया, उसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुधवार सुबह से ही आमतौर पर चहल पहल वाली काठमांडू की सड़कें सुनसान थी। कुछ ही लोग घरों से निकले जो मुख्य रूप से रोजमर्रा की चीजें खरीदने गए थे। एक बयान में सेना ने कुछ समूहों की गतिविधियों पर चिंता जताई जो मुश्किल हालात का गलत फायदा उठा रहे हैं और आम लोगों और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेपाल आर्मी मुख्यालय के एक अधिकारी ने कहा, हम लूटपाट और तोड़फोड़ जैसी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अपने सैनिकों को तैनात कर रहे हैं। सेना ने लोगों से जरूरत न हो तो घरों में रहने का आदेश भी दिया है ताकि और अशांति न फैले। इसके बाद सैनिकों ने काठमांडू की सड़कों पर गश्त बढ़ा दी है। सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने कहा है कि हम पहले हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों की जान और संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इधर भारतीय सरकार ने नेपाल में रह रहे भारतीयों को सलाह दी वे घरों में रहें और बाहर न निकले। कई भारतीय एयरलाइन ने काठमांडू से आने जाने वाली उड़ानें भी बंद कर दी हैं। गौरतलब है कि नेपाल में सोशल मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुए छात्रों के नेतृत्व वाले जेनजी विरोध प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन में बदल गया। यह आंदोलन भ्रष्टाचार और आम लोगों के प्रति उदासीनता के आरोपों के कारण केपी शर्मा ओली सरकार और देश के राजनीतिक नेताओं की बढ़ती आलोचना को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।